कैसे हैं दोस्तों? तो आज हम रेस जुडिकाटा, जो मोशन ने लास्ट में रेस सब जुडिस किया था, उससे जुड़ा हुआ एक हिस्सा है रेस जुडिकाटा। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा आज हमारा टॉपिक है। और आपको मैंने ये बात बताई थी कि रेस सब जुडिस में केस कैसे होते हैं। थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताता हूं ताकि आप उसे रेस जुडिकाटा से डिफरेंशिएट भी कर पाए और हम रेस जुडिकाटा की प्रॉपर शुरुआत कर पाए। तो रेस सब जुडिस में क्या था कि एक केस पहले ही फाइल कर दिया जाता है, राइट। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पर केस दायर कर दिया, उसके अंदर जो मैटर इन इशू था वो लिखा गया, कॉज ऑफ एक्शन बताया गया, रिलीफ रिक्वायर्ड बताया गया, रिलीफ सॉट जिसे कहते हैं हम। और वो केस अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। क्या वर्ड्स कहे मैंने कि वो केस अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, वो अभी भी एक पेंडिंग स्टेट में है, राइट। उसका फैसला आना अभी बाकी है। और वो पेंडिंग स्टेट में ही था कि पता क्या लगा कि दूसरी पार्टी ने, जो कि डिपेंडेंट थी या मान लीजिए प्लेंटिफ भी थी, उसी ने एक दूसरी कोर्ट में जिसकी ज्यूरिसडिक्शन है, एग्जांपल दिया था मैंने इसका, यानी दोनों कोर्ट्स की कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कहीं पर भी केस दायर कर लो। एक जगह तो कर ही दिया, दूसरी जगह भी केस दायर कर दिया गया, चाहे वो प्लेंटिफ ने किया या डिफेंडेंट ने किया, डजंट मैटर। अब दूसरी कोर्ट के सामने वही मैटर इन इशू आ गया which is directly and substantially the same as the previous suit, right, जो कि concurrent jurisdiction की कोर्ट में फाइल किया गया किसी और कोर्ट में। अब यहां पर भी वही मैटर इन इशू आप लेकर आ गए, वहां भी सॉल्यूशन हुआ नहीं और आप यहां पर केस लेकर आ गए। तो केस तो आपने दायर कर दिया, मगर इस कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि जैसे ही पता लगा भैया कि ये तो मैटर इन इशू वहां पर भी चल रहा है, कोई ना कोई तो बताएगा, सामने वाली पार्टी दोबारा से दो जगह क्यों आएगी भाई। और लॉ अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, उसने देखा कि भाई ऑलरेडी एक केस बिल्कुल सेम मैटर है विच इज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली द सेम, प्रीवियस सूट ऑलरेडी चल रहा है, पेंडिंग स्टेट में है, और आप नया सूट क्यों फाइल कर रहे हो भाई? कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो भागो यहां से। जो तुमने यहां सूट फाइल किया है हम इस पर स्टे लगाते हैं, स्टे ऑफ सूट। फॉलो क्या किया? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब ज्यूडिस। क्या ये बात याद है कि नहीं? यानी ये कोर्ट कहेगा कि हम उस कोर्ट के प्रीवियस जहां पर आपने फैसला सुनाने के लिए केस दायर किया था उसके फैसले का इंतजार करेंगे, और जो उसका रिजल्ट आएगा वो यहां पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। यानी जो वहां डिसाइड केस हो गया दैट विल प्रूव एज रेस जुडिकाटा ऑन दिस सूट। ये लाइन मैंने बताई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेस जुडिकाटा क्या हुआ? जब मैंने लाइन कही दिस विल प्रूव एज रेस जुडिकाटा ऑन दिस लेटर सूट, राइट, फॉर्मर सूट जो किया था उसका जो रिजल्ट आएगा वो लेटर सूट पे अप्लाई होगा। तो इसे एप्लीकेशन को हम कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा आखिरकार डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस से कैसे डिफरेंट है ये भी हम सीखेंगे इस वीडियो में। आइए शुरुआत करें। तो दोस्तों उस पर्टिकुलर केस में आपने याद करिए कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, कुछ रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी, याद है या नहीं? तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा ये बताने जा रहा हूं मैं आपको। वैसी ही रिक्वायरमेंट यहां पर भी आएंगी। जो मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस वो एक ही है। ध्यान से सुन लीजिए, एक चीज आपने पहचान ली तो समझ लीजिए डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे, बाकी सब बातें सेम है। तो वहां पर भी क्या होता था कि एक पहले केस फाइल कर दिया, एक दूसरा केस फाइल किया बाद में। इसमें जो मैटर था वो सेम मैटर यहां पर आया विच इज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली द सेम मैटर। सेम पार्टीज थी जो यहां थी, वही सेम पार्टीज यहां पर आ गई। लेकिन वहां पर था क्या कि ये केस अभी पेंडिंग था और इसीलिए यहां पर स्टे लगा दिया गया। रेस जुडिस में यही था ना, सब जुडिस में, रेस सब जुडिस में
लेकिन यहां रेस जुडिकाटा में क्या होगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, एक कंडीशन अलग हो जाएगी कि यहां पेंडिंग स्टेट में नहीं है, उस केस को पहले ही सॉल्व किया जा चुका है। फॉर्मर सूट हैज ऑलरेडी बीन हर्ड एंड डिसाइडेड एंड द डिक्री वाज पास्ड। तो भैया जब वहां पर डिक्री पास हो गई, डिक्री पास होने का मतलब है कि उसके अगेंस्ट कोई अपील भी नहीं है। अब यहां पर जो फाइनली सूट डिसाइड हो गया पुराने केस में, अब वो तो डिसाइड हो चुका था, डिसाइड होने के बाद आपने एक नया केस दायर कर दिया वही सेम मैटर पर, उसी सेम पार्टी का, सेम मैटर सब्सटेंशियली डायरेक्टली सेम है, और आप फिर केस दायर कर रहे हो किसी और कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में, कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन वाली में। तो भैया क्या फायदा है इसका, जो चीज पहले ही किसी ने डिसाइड कर दिया वो दोबारा डिसाइड नहीं होगी। टाइम बचाना ना कोर्ट का, कोर्ट ने पहले ही सोच समझ के डिसीजन दिया था, कोई अपील उसके आगे दायर नहीं कर सकते आप। डिक्री का मतलब तो यही होता है कि उसके अगेंस्ट कोई और अपील दायर नहीं हो सकती। तो भाई इसका मतलब यह हुआ कि सेम इशू कहीं दोबारा ना आ जाए, रिपीट ना हो जाए लिटिगेशन, इसीलिए क्या किया जाता है, उस पर रिस्ट्रेंट लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, रिस्ट्रेंट। तो आइए इसकी शुरुआत भी एग्जाम्पल से कर ले मेरे दोस्त, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल ये है कि ए ने बी पर एक केस फाइल किया, ये था प्लेंटिफ और ये था डिफेंडेंट, ठीक है जी। कहां पर केस फाइल किया, दिल्ली में। अब दिल्ली में ये केस दायर हो गया और दिल्ली की कोर्ट ने डिक्री दे दी, इस केस को सुना और डिसाइड कर दिया, हर्ड एंड डिसाइडेड, और डिसाइड करने के बाद डिक्री दे डाली, किसको, बी को बना दिया डिक्री होल्डर, ठीक है जी, क्योंकि केस तो कोई भी जीत सकता है ना भाई। और ए बन गया जी जजमेंट डेटर, यानी ए केस हार गया, ये वाला केस तो ए नहीं किया था बट वो केस हार गया। अब ये फैसला जब सुनाया गया, फैसला सुना दिया गया, डिग्री पास हो गई, ये पास हुई मान लो 1 जनवरी 2016 के थे, ठीक है जी। और कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन थी यूपी कोर्ट में, ठीक है जी। कहां पर, यूपी कोर्ट में, तो ए ने क्या किया, एक दोबारा से केस दायर कर दिया सेम मैटर पे, सेम मैटर इन इश्यू, पूरा का पूरा डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली द सेम। और कहां केस फाइल कर दिया, केस फाइल कर दिया इन यूपी कोर्ट। अब डिफेंडेंट दोबारा से भी बन गया, पार्टीज भी सेम हो गई। अब यूपी कोर्ट ने देखा कि दिस मैटर हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड अर्लियर, तो यूपी कोर्ट को सीधा क्या करना है, उन्होंने क्या अप्लाई कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। क्या कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। और यूपी कोर्ट ने क्या कहा, दिस मैटर हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, इसलिए हम इस केस को दोबारा शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी दिल्ली कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। और इसको कैसे पता लगेगा, जाहिर सी बात है, जब बी केस जीत गया तो सीधा जाके वो क्या कहेगा, कोर्ट में जाके कहेगा, जनाब ये केस तो दोबारा डाल दिया इसने, ये तो ऑलरेडी दिल्ली कोर्ट में, ये लो, ये देखो, ये डिक्री मिली हुई है हमें, ये जजमेंट लेटर बना हुआ है। तो कोर्ट देखेगा, पता करेगा और कहेगा हाँ भाई हाँ, ये तो डिसाइड हो चुका है केस, तो इमीडिएटली इस केस को वहीं पर रोक दिया जाएगा, इस केस को फाइल करने ही नहीं दिया जाएगा। वो कहेगा भैया हम इस पर रिस्ट्रेंट लगाते हैं, राइट। तो कोर्ट क्या कहेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा हमने अप्लाई किया है और ये क्या कर रहा है, पुट रिस्ट्रेंट, क्या कर रहा है, पुट रिस्ट्रेंट ऑन रेपिटेशन ऑफ लिटिगेशन
क्या वर्ड्स कहे मैंने? पुट रिस्ट्रेंट ऑन रेपिटेशन ऑफ लिटिगेशन। मेरी बात समझे? गॉट इट और नॉट? तो भैया उसने तो रिस्ट्रेंट लगा दिया लिटिगेशन पे कि आगे ये काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम सब्जेक्ट मैटर पर दो डिग्री कैसे होंगी भैया? यानी क्या कर रहे हैं? प्रिवेंटिंग व्हाट? 2 डिग्रीज ऑन सेम मैटर इन इशू। सेम मैटर इन इशू पे 2 डिग्री किस बात की भैया? टाइम वेस्ट क्यों करें? क्या ये बात समझ आई या नहीं? और एक ही व्यक्ति को एक ही सब्जेक्ट मैटर के लिए 2 बार परेशान क्यों करें? क्या ये बात ठीक है कि नहीं? यानी डिफेंडेंट की परेशानी तो बढ़ गई ना, केस फाइल करते रहोगे तो ये तो बेचारा कोर्ट की चक्कर काटता रहेगा। सो नो पर्सन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर वन मैटर। क्या वर्ड्स कहे मैंने? नो पर्सन should be vexed twice for the same matter। अच्छा एक बात बताओ, मान लो किसी व्यक्ति को एक जुर्म करने पर 6 महीने की सजा हो गई, जेल हो गई, या उसको एक बार जुर्माना कर दिया कोर्ट ने और कहा जी 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अब एक बार तो वो 10,000 रुपए जुर्माना दे चुका है, क्या उसे दोबारा से जुर्माना देना पड़ेगा अगला केस दोबारा करके सेम मैटर पर? हाँ जी हाँ, इसने ना उस टाइम ये काम किया था और इससे दोबारा जो है जुर्माना दिलवाओ। क्या कोर्ट ऐसा कभी करेगा? नो। एक जुर्म की सजा 2 बार नहीं होती दोस्तों, ठीक बात है क्या नहीं? इसीलिए नो पर्सन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम मैटर। क्या ये बात क्लियर हुई? यानी इस डॉक्ट्रिन का पर्पस क्या है? टू फाइनलाइज द इशू। क्या करना है इसका? टू ब्रिंग फाइनैलिटी टू द लिटिगेशन। क्या पर्पस है? टू ब्रिंग फाइनैलिटी टू द लिटिगेशन, कि भैया खत्म भी करो अब बात, फाइनैलिटी लाओ इसमें कि हाँ ये तो काम फाइनल हो गया। यही इसका पर्पस है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, यानी टू पुट एन एंड टू द लिटिगेशन। क्या कर रहे हैं कि भैया खत्म करो, लिटिगेशन खत्म हुआ। तो ये क्या करता है? टू पुट एन एंड टू लिटिगेशन, कि भैया आप तो लिटिगेशन पूरी तरह से खत्म करो। ठीक बात है कि नहीं? कितनी बार एक ही बंदे को लगातार लाते रहोगे? तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा हमें यही बताता है कि लिटिगेशन को खत्म करो, फाइनैलिटी लेकर आओ, और दोबारा से अगर कोई लिटिगेशन ऐसा कर दे तो उस पर रिस्ट्रेंट लगाओ, उसका रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। यानी सेम मैटर इन इशू के लिए 2 डिग्रीज नहीं होगी और एक व्यक्ति को एक ही काम के लिए 2 बार वेक्स नहीं किया जाएगा। क्या ये बात समझ आई सबको या नहीं? यानी अगर मैं ध्यान से देखूं और उन कंडीशंस को याद करूं, जो 4 कंडीशंस मेरी कहां पर थी? रेस सब जुडिस में थी। जरा याद करिए, क्या वो सब यहां पर है या नहीं, सिवाय एक के? वहां पर क्या था? पेंडिंग लिटिगेशन था दोस्तों, और यहां पर क्या है? दैट केस इज हर्ड एंड डिसाइडेड। क्या ये बात ठीक है क्या नहीं? तो केस कब फाइल किया गया? ये वाला बाद में फाइल किया गया, डिफरेंट टाइम्स पर। याद करिए, पहला पॉइंट था डिफरेंट टाइम्स पर, तो ये कंडीशन सेम आप लिख लीजिएगा, राइट, सिवाय एक के। नंबर 2, पार्टीज जो थी वो सेम थी, या वो लिटिगेशन जो था वो अंडर द सेम टाइटल था। क्या कहा मैंने? लिटिगेशन वाज अंडर द सेम टाइटल। फिर जो मैटर एंड इशू था वो भी सेम था, डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली द सेम। 3 कंडीशन तो बिल्कुल कॉमन हो गई। चौथी कंडीशन वहां क्या थी कि वहां पर जो अर्लियर सूट था वो पेंडिंग स्टेट में था, और यहां पर क्या है? दिस इज बीइंग हर्ड एंड डिसाइडेड। तो चारों की चारों कंडीशन में आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि पहले वाला केस सेम मैटर का फाइल किया गया, दूसरा केस उसके बाद फाइल किया गया, यानी डिफरेंट टाइम्स पर किए गए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दोनों की पार्टीज बिल्कुल सेम थी, या उनका टाइटल जो था लिटिगेशन का वो सेम था, यानी सेम पॉइंट पर बात हो रही थी।
तीसरा पॉइंट कि जो सब्जेक्ट मैटर था वो डायरेक्टली या सब्सटेंशियली सेम था। चौथा पॉइंट वहां क्या था कि पेंडिंग लिटिगेशन में प्रीवियस सूट, यहां पर क्या है कि प्रीवियस सूट ऑलरेडी हर्ड एंड डिसाइडेड है भाई। तो यहां पर यही केस का फैसला विल बी प्रूवन एज रेस जुडिकाटा ऑन दिस वेरी केस आल्सो। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? कंडीशंस भी हमारी कवर हो गई इसमें, आप चारों कंडीशंस लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। एक चीज दोस्तों हमें ध्यान रखनी है, कई बार क्या होता है कि पार्टीज में ना कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, यानी कंसेंट डिग्री, ए और बी में कोई झगड़ा हो गया, ए ने बी से कुछ कंपनसेशन मांगा, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गई कुछ ना कुछ, और सीधा आए दोनों और ए ने कहा जी मैं अपना केस सरकार वापस लेता हूं और मुझे बी से कुछ नहीं कहना। यानी यहां पर कोर्ट से सिर्फ ये कहा गया जी मैं अपना केस वापस लेता हूं, ये कहा गया, यानी कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया दोस्तों। कोर्ट ने कहा ठीक है भैया राजी हो गए, तुम ये एप्लीकेशन लिखकर दे दो, मैं केस बंद कर देता हूं। कोर्ट ने बिना कोई बात किए केस को बंद कर डाला। ठीक बात है कि नहीं? सिविल मुकदमा था और उन्होंने लिख दिया कि भाई ये सारी की सारी बातें इनकी आपस में हो गई हैं, अपना सेटलमेंट उन्होंने कर लिया, दोनों पार्टीज ओके हैं विद ईच अदर। बाद में ये केस दोबारा आ जाता है दोस्तों, सेम केस दोबारा आ जाता है, सेम मैटर इन इशू। ध्यान रखिएगा ये कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था, कंसेंट डिग्री जो की गई थी वो पार्टीज ने आपस में की थी। अब क्या करो? क्या पुराने फैसले को, जज के द्वारा किए गए फैसले को इस नए केस में रेस जुडिकाटा माना जाए? अब सवाल यह आता है कि क्या वाकई जज ने फैसला दिया? क्या वाकई जज ने इन सारी की सारी बातों को पुराने केस में पार्टीज की इंटेंशन देखी और क्या पार्टी से लिखवाया दैट दे वांट टू पुट एन एंड टू दिस लिटिगेशन? क्या ये लिखवाया दैट दे डोंट वांट टू कम अगेन ऑन दिस इशू? तो अगर ये प्रूव हो जाए कि कोर्ट में ये बात लिख दी गई दैट वी हैव कम एंड वी हैव डिसाइडेड टू फाइनलाइज द क्वेश्चन ऑफ मैटर, राइट, मैटर इन इशू, उसको फाइनलाइज कर रहे हैं, हम दोबारा नहीं आएंगे। अगर ये तो लिखवा लिया तो भैया रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा और दोबारा उस केस को नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टीज की इंटेंशन ऐसी नहीं थी और कोर्ट में ये सब बातें डिस्कशन नहीं हुई तो ऐसे केस में कोर्ट उस केस को दोबारा ले सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ठीक है। तो कंसेंट डिग्री से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है कि अगर कोई कंसेंट डिग्री आ जाए, ठीक है, या फिर हम इसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज डिग्री, कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज डिग्री अगर आ गई, कॉम्प्रोमाइज डिग्री अगर आ जाए तो आप कैसे डील करेंगे? सवाल ये है क्या कॉम्प्रोमाइज डिग्री के केस में रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा या नहीं होगा? सवाल ये है, ठीक है कि नहीं? क्या कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज डिग्री के केस में रेस जुडिकाटा विल अप्लाई? ये है मेरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था भैया, क्या रेस जुडिकाटा अप्लाई भी होगा? सवाल ये है हमारे सामने। तो कुछ केस में होगा और कुछ केस में नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है कि नहीं? आइए देखें। यस अप्लाई होगा, कब वो लिखते हैं, नो कब अप्लाई नहीं होगा वो लिखते हैं, ठीक बात है कि नहीं? तो इन जनरल ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है कि नहीं? अप्लाई कब हो जाता है ये देखें। सो इफ parties intend to decide the matter finally, यानी वो उस क्वेश्चन को फाइनली डिसाइड करना चाह रहे हैं, ये देखें, if parties intend to decide the matter finally अगर ऐसा करना है तो क्या होगा मेरे भाई? फाइनली अगर ऐसा करना चाहते हैं तो then
इट विल अप्लाई, रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। यानी उन्होंने पिछले ही बार जब कॉम्प्रोमाइज किया तो कोर्ट में लिखवा दिया दैट वी वांट टू फाइनलाइज दिस केस, दिस क्वेश्चन विल नॉट बी रेज अगेन। तो ऐसे केस में तो भैया दोबारा अप्लाई होगा ही होगा ये। यानी अगर केस आ गया तो रेस जुडिकाटा अप्लाई कर दिया और कहा जाएगा कि भाई तुमने पिछली बार बोला था ना कि तुमने केस को फाइनली डिसाइड कर दिया है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है, अब ये केस दोबारा किसी भी कोर्ट में नहीं आएगा, यानी रेस जुडिकाटा अप्लाई हो गया। लेकिन अगर पार्टीज ने, इफ पार्टीज, और कोर्ट ने भी यहां पर ध्यान रखेगा इस केस में, कोर्ट को ध्यान रखना है, कोर्ट विल चेक दिस, ठीक है नहीं, कोर्ट की ड्यूटी है। और इफ पार्टीज डू नॉट इंटेंड, अगर देखा कि प्रूव ही नहीं हो पाया कि पार्टीज की इंटेंशन उस समय थी नहीं, तो भैया फिर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा और कहेंगे कि पिछली बार तो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज हुआ था, तुम्हारा बाहर के बाहर कॉम्प्रोमाइज हुआ था, कोर्ट ने तो डिसीजन दिया ही नहीं था और फाइनली उस केस को बंद नहीं किया गया। ठीक बात है कि नहीं, कोर्ट ने उसका फैसला नहीं सुनाया, डिक्री नहीं दी प्रॉपर। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में जो डिक्री दी गई थी वो तो तुम्हारी कंसेंट डिक्री थी, तुमने कॉम्प्रोमाइज किया था, कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया, अब तुम आए हो तो हम उसका फैसला सुनाएंगे, क्योंकि तुमने उस समय ये नहीं बोला था कि भैया हम इसे फाइनली खत्म करते हैं। अगर फ्यूचर में कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, ये बात लिख दी गई है, तो भैया केस तो वहीं सॉल्व हो गया, दोबारा उस केस को आप टेकअप नहीं कर सकते, यानी रेस जुडिकाटा अप्लाई हो गया, रिपीटिशन नहीं होगा, रिस्ट्रेंट लग जाएगा, 2 डिग्रीज नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसी इंटेंशन नहीं थी तो भैया फिर वो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा और उस केस को पूरी तरह से दोबारा सॉल्व किया जाएगा। क्या ये बात समझ आई दोस्तों? तो ये जो हमने किया है मेरे भाई, रेस जुडिकाटा का पूरा काम कर लिया। समझ आई बात या नहीं? अच्छा, एक बात हमें और ध्यान रखनी है, छोटी सी बात है। कई बार केसेस में क्या होता है, हम सॉल्व तो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मैटर, बट उस मैटर को देखते देखते नई फाइंडिंग्स निकल के आती हैं। ठीक बात है कि नहीं? यानी मान लीजिए एक लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के खिलाफ केस दायर किया जी कि ये पैसा नहीं देता, मेरा रेंट नहीं दे रहा और मैं इस घर को खाली करवाना चाहता हूं। ठीक बात है कि नहीं? और यानी मैं एविक्शन के लिए सूट फाइल कर रहा हूं रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत। अब ऐसे पर्टिकुलर केस में जहां पर उसने एविक्शन के लिए केस दायर कर दिया, उस दौरान ये भी पता चला, वो पूरी की पूरी बातें जब निकली तो पता लगा कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में लैंडलॉर्ड ने कभी एग्रीमेंट टू सेल भी किया था और सेलर होने के नाते उसने कहा था जी ठीक है, मैं आपको ये घर बेच दूंगा, आप इतना पैसा दे दो। उस दौरान पता लगा कि भाई एग्रीमेंट टू सेल बायर और सेलर के बीच में होता है, यहां पर बायर टेनेंट था, ठीक है कि नहीं, और जो कि सेलर था वो था लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड ने बाद में बेचने से मना कर दिया घर को। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये फाइंडिंग निकल के आई, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बात समझ आई या नहीं? वो एक डिफरेंट केस है ऑल टुगेदर। अब ये फाइंडिंग्स निकल के आ गई, उसको नोट कर लिया गया। क्या ये बात समझ आई? और फाइल इस वक्त केस कौन सा फाइल किया हुआ है? पहले एविक्शन का, तो एविक्शन की डिग्री पास कर दी, लैंडलॉर्ड को निकाल दिया। लैंडलॉर्ड को कह दिया गया ठीक है जी आप केस जीत गए, टेनेंट को हम निकाल रहे हैं। अब टेनेंट ने मान लो किसी दूसरे कोर्ट में केस दायर किया कि लैंडलॉर्ड ने मेरी टेनेंसी के दौरान मुझसे एक एग्रीमेंट टू सेल किया था दूसरे कोर्ट में, जुरिसडिक्शन में, या इसी में केस दायर कर दिया, क्योंकि ये तो नया केस है, डिफरेंट है ऑल टुगेदर, क्योंकि मैटर इन इश्यू भी डिफरेंट है, पार्टी सेम है। अब भैया सवाल ये आता है कि जब ये केस आएगा, बाद में आएगा, क्या इस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा? क्या ये कहा जाएगा कि भैया उस समय याद करो जब पुराना केस चल रहा था एविक्शन ऑफ होम का, तो उस समय क्या किया गया था? उस समय एक फाइंडिंग की गई थी, इन बिटवीन द केस एक फाइंडिंग हुई थी कि भाई लैंडलॉर्ड और उसके बीच एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ था
और लैंडलॉर्ड ने उस प्रॉपर्टी को बेचने से मना कर दिया था, तो भैया ये तो एक डिफरेंट मैटर है। उस समय इसको नोट तो कर लिया गया, लेकिन जज ने उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो मैटर लेकर इस कोर्ट में आए ही नहीं। मैटर इस वक्त क्या था? घर को खाली करवाना या ना करवाना, वो बातचीत थी। तो उसको नोट तो कर लिया गया था, फाइंडिंग्स तो आ गई थी, लेकिन क्या अब अगले केस में से रेस जुडिकाटा माना जाए? क्या ये कह दिया जाए कि पुरानी कोर्ट ने भी इसका फैसला कर ही दिया है कि कोर्ट ने तो लैंडलॉर्ड को कुछ बोला ही नहीं, हालांकि लैंडलॉर्ड ने मना कर दिया था, एग्रीमेंट टू सेल करके उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर दिया था, बट उस समय उस कोर्ट ने तो उसके बारे में लैंडलॉर्ड से कुछ कहा ही नहीं। भाई क्यों कुछ नहीं कहा था? क्योंकि वो मैटर इन इशू ही नहीं था उस वक्त। वो फाइंडिंग तो आई थी उस कोर्ट में, लेकिन वो फैसला नहीं था, इसीलिए वो फाइंडिंग है मानी जाएगी और वो रेस जुडिकाटा कभी भी अप्लाई नहीं होता। तो ध्यान रखिए, किसी भी केस में अगर कोई फाइंडिंग्स आए अदर देन मैटर इन इशू, तो वो फाइंडिंग्स रिकॉर्ड भी कर ली गई, अगर वो अगली बार अगर केस बन के सामने आती हैं तो रेस जुडिकाटा नहीं मानी जाती, यानी इस नए केस को रिस्ट्रेन नहीं किया जाएगा और एक नया मैटर मान करके इसका फैसला सुनाया जाएगा। क्या ये बात समझ आई? तो यानी नई कोर्ट में अब फैसला क्या हुआ, एक केस क्या हुआ कि टेनेंट ने लैंडलॉर्ड पर केस दायर कर दिया कि जी इसने मेरी टेनेंसी के दौरान क्या किया था, मुझसे एक एग्रीमेंट टू सेल किया था, ये रहे उसके डॉक्यूमेंट, इसने वो घर बेचने से मना कर दिया और मैं तो इसके पास पैसे भी लेकर गया था। अब कोर्ट इसका नया फैसला करेगा, कोर्ट इस बात का नया फैसला करेगा। और अगर बीच में लैंडलॉर्ड ने वर्ड्स बोल दिए कि जी उस कोर्ट में भी ये बातचीत हुई थी, फाइंडिंग हुई थी, तो कोर्ट कहेगा चुप, बिल्कुल चुप, क्योंकि इस पॉइंट पर वहां फैसला नहीं हुआ था, इसलिए वो रेस जुडिकाटा कैसे अप्लाई होगा? तो हम इस पर रिस्ट्रेन नहीं लगा सकते, इसका फैसला यहां पर दोबारा होगा। क्या ये बात समझ आई? तो जो ये पॉइंट बताया मैंने आपको, ये नोट कर लीजिए, यहां पर जगह कम है, अदरवाइज चलिए मैं आपको ये इसके लिए लाइन लिखवा देता हूं, लाइन नोट कर लीजिए। फाइंडिंग्स इंसिडेंटली रिकॉर्डेड इन अ पर्टिकुलर सूट, क्या कहा मैंने? Findings incidentally recorded in a particular suit will not be treated as matter of res judicata. That means doctrine of res judicata will not apply to the findings recorded incidentally in a suit. क्या ये बात समझ आई दोस्तों? तो मैंने इस पर्टिकुलर केस में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा का एग्जांपल दिया आपको, उसका ये मीनिंग समझाया, ठीक है कि नहीं? उसका पूरा ये मीनिंग आपने समझा। फिर मैंने आपको वो 4 कंडीशंस बताई थी और ये किस तरीके से रेस सब जुडिस से डिफरेंट है, वो डिफरेंस बताया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि अगर कंसेंट या कॉम्प्रोमाइज डिग्री आ जाए तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो कब होगा कब नहीं होगा। और फिर एंड में क्या बताया कि अगर इंसिडेंटली कुछ फाइंडिंग्स आ जाए तो उनका क्या मैटर होगा। क्या ये बात समझ आई दोस्तों? तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा हमारा यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे किसी अगले नए टॉपिक के साथ CPC 1908 में। तब तक के लिए बाय बाय।